शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। ये वीडियो प्योरली इंफॉर्मेटिव है। बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक 20 ईयर होल्डिंग मिथ के बारे में, या आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एक मिथ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए जो न्यूज में भी बना हुआ है कि ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर, मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत इंटेंसिव हो गया है। जो वॉर एक वीक चलना था, अब आप देख सकते हैं उसको अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के अराउंड हो चुके हैं। और सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब है फिलहाल के लिए। एंड ऑल ओवर द कंट्री, हमारी कंट्री में गैस क्राइसिस सिचुएशन लोग बोल रहे हैं कि है, जिसकी मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन सिचुएशंस ऐसे हैं कि लोग पैनिक कर रहे हैं गैस के प्राइसेस को लेकर। और पेट्रोल और डीजल का भी प्राइसेस शायद आने के समय में बढ़ सकता है। बेसिकली ये वीडियो कवर करेगा हर उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जिसका माइंडसेट है कि भाई मार्केट गिर रहा है। अभी जैसे मार्केट गिर रहा है, आप देखिए कि 2020 का जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ था कोविड के वक्त, उसके बाद सेंटर में अगर आप आएंगे 2023 में मार्केट क्रैश हुआ था, वो जो बैंकिंग क्राइसिस हो सकती थी यूएसए में उसकी वजह से। उसके बाद ये अब एक डाउनफॉल आया है जो बहुत स्लो है, मतलब डीप कट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रहा है। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है। अब द थिंग इज दैट कि सर बहुत ही अच्छी बात है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, जो मेरा ये मानना है। लेकिन पास्ट की हिस्ट्री को अगर मैं निकालूं, और मैं देख रहा था, पास्ट को मैं पढ़ रहा था, तो इस समय जब मार्केट गिरता है, जहां ऑलमोस्ट 80% से ऊपर के लोग इन्वेस्टेड है मार्केट में, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, जो 2020 के बाद है, लास्ट 6 सालों में उन्होंने भरपूर पैसा लगाया है मार्केट में, और उनके पोर्टफोलियोज 70%, किसी के 7%, किसी का 50% डाउन है। अगर आप म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं तो वो भी डाउन की तरफ है। और अब इस गिरते हुए बाजार में वो क्या करते हैं? एवरेजिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। एवरेजिंग पॉलिसी का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में अभी आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं सस्ते दामों में, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करने वाला आपको, मैं उसका जानकार नहीं हूं, ना मैं वेरीफाइड या सर्टिफाइड से भी के थ्रू हूं, लेकिन मैं आपको एक राय जरूर दे सकता हूं। राय यह है कि आप अगर देखेंगे तो अभी मार्केट गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है, एंड देयर विल बी मेनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो क्या करेंगे, वो स्टॉक्स जो बुल रन में चले लेकिन अब भविष्य में चलेंगे कि नहीं, जिसका कोई श्योरिटी नहीं है, आप उसके एक मैक्सिमम प्राइस को सोच के कि भाई ये चीज मान लो 2000 गया था, आज ये चीज 800 रुपया है, ये अभी भी गिर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, गिरते हुए में मैं इसी स्टॉक को खरीद लेता हूँ, एवरेजिंग करता हूँ, ताकि ये जब 2000 जाए तो मेरा प्राइस बन जाए। इससे गलती ना करें। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जाइए खरीदिए उनको, जो अंडर वैल्यूड है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, रादर देन बाइंग एक ऐसा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए जो शायद क्राइसिस देखने के लिए या क्राइसिस देखने के बाद बचे या ना बचे। इसी के ऊपर ये मेरा वीडियो है, जो 6 फेमस इंडियन स्टॉक्स के बारे में आपको बताएगा, जो पास्ट में थे, जो अब नहीं है, और अपने समय के इनको, मतलब ये राजा स्टॉक्स थे। मतलब अगर हर 10 बंदा इन्वेस्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 7 लोग ऐसे मिलेंगे जो इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, ये सोच के कि लॉन्ग रन में वेल्थ बनेगा, लेकिन वेल्थ बना नहीं, बल्कि वेल्थ पूरा डिटोरिएट हो गया। ज्यादातर लोगों का मिथ क्या है? देखिए, आज हम 20 साल, मतलब एक 20 ईयर मिथ, हमें कुछ मिथ के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा मिथ क्या होता है, लोगों का कहना है कि भाई कोई भी स्टॉक्स खरीद ले, 20 साल रख दे, वो ऑटोमेटिकली आपको वेल्थ क्रिएट करके दे देगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। दूसरा, अगर कंपनी डिसअपियर हो गई तो वेल्थ कहां से बनेगा आपका? अगर उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया, अगर वो कंपनी फ्रॉड में निकल गई, तो आपका पैसा कहां जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाय एंड फॉरगॉट वाला स्ट्रैटेजी नहीं चलता आज के मॉडर्न इकोनॉमी में, जहां पर कल का कुछ पता नहीं। आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर क्या हो, किसी को कुछ नहीं पता। कोई नहीं बता सकता कि 20 साल बाद क्या होगा। जैसे कि अभी का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो ओला इलेक्ट्रिक्स
150 का स्टॉक आज वो 20 रुपया 22 रुपए के करीब धूल चाट रहा है। आप उसको जितना एवरेजिंग कर लीजिए, जितनी बाई कर लीजिए, मेरा ये मानना है एज अ पर्सन कि वो कभी भी फ्यूचर में फिर से 150 से 200 रुपए के प्राइस पे नहीं जाएगा। आप जितना उसको बाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, सिर्फ शेयर है, यूनिट्स बिक नहीं रहे, उनका जो बिजनेस मॉडल है वही पूरी तरीके से बिखर गया है, जो शायद इस क्राइसिस को झेल ना पाए, जो अभी फिलहाल के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी यूएस, ईरान और इसराइल वॉर की वजह से देख रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है आज, मतलब जो स्टॉक था बेसिकली, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो इंडिया 2003 से 2008 का जो फेज था उसमें एक ग्रेट बुल मार्केट फेज में था। 2003 से 2008 में एक बहुत ही बढ़िया बुल मार्केट इंडिया में चला था, जो बुल मार्केट जाके एंड हुआ लेमन ब्रदर क्राइसिस के बाद। उस समय में उस बीच के 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट बिजनेस, पावर और फाइनेंशियल सर्विस में बहुत ज्यादा डिमांड था, हेवी इन्वेस्टमेंट आया था। अच्छी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी जिनमें खूब इन्वेस्टमेंट गया। टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो वो समय था जब मोबाइल फोन बहुत ज्यादा स्क्रीन टच बोल सकते हैं आप, कलरफुल मोबाइल फोन्स का जमाना आया, सिम्स का जमाना आया, जहाँ 2G 3G सिम्स एंटर करने लगे मार्केट में। तो टेलीकम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को मिला। रियल एस्टेट कंपनीज में कंपनीज लाइक यूनिटेक, ओके, देन डीएलएफ, ये सारी कंपनीज थी। पावर सेक्टर्स में एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने बनाया। इन 5 साल बहुत ज्यादा पैसा बनाया, और इन्हीं सेक्टर्स के हम एक एक ऐसे कंपनीज को चूज करेंगे जो बहुत ही नामी कंपनीज थी लेकिन आज उनका कोई आता पता नहीं है, ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करें तो सेफ हैंड्स में करें। ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जो नाम की बड़ी कंपनी हो लेकिन भविष्य में रहे या ना रहे। जो फर्स्ट कंपनी हम ले रहे हैं उस कंपनी का नाम है यूनिटेक। आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप जाकर देख सकते हैं। 2008 के समय में जो रियल एस्टेट बूम आया था इंडिया में था, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रियल एस्टेट बूम चल रहा था। उस समय यूनिटेक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर थी, जिसका प्राइस 2007 के करीब, याद रखिएगा 2007 के करीब जिसका जो प्राइस था वो 540 के करीब चला गया था। याद रखिएगा 540 के करीब, मतलब 540 वाज द प्राइस। फिर धीरे धीरे जैसे ही हाउसिंग बबल बस्ट हुआ, यूएसए में लेमन ब्रदर क्रैश आया एंड शेयर प्राइस अपने पीक से गिरने लगा। गिरते हुए में भी याद रखिए शेयर प्राइस गिरने लगी तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा था कि लोगों ने फिर भी यूनिटेक में इन्वेस्ट किया, ये सोचकर कि 540 का प्राइस गिर रहा है, सस्ते में मिल रहा है, अच्छी कंपनी है, ले लो भाई, बिना ये चेक किए कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या वो इस क्राइसिस को ले पाएगी कि नहीं। फिर वो कंपनी की शेयर कभी ऊपर गया ही नहीं, वो नीचे चलता गया, जाता गया, जाता गया। लास्ट जब वो कोलैप्स हुई कंपनी, उस समय उसका प्राइस 1 रुपया 2 रुपए के करीब था, 1 से 2 रुपए के करीब। रीजन क्या था कंपनी का डाउनफॉल की वजह? सबसे पहला हेवी डेट। याद रखिएगा हर वो कंपनी जिसका ग्रोथ डेट के ऊपर है, अगर वो उधार को मैनेज नहीं कर पाएगी और कोई अगर क्राइसिस आ जाए, जैसे 2008-9 का जो लेमन ब्रदर क्राइसिस था, जहां लिक्विडिटी मार्केट से ऑलमोस्ट वैनिश हो गई थी, लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में, जिसके बाद लिक्विडिटी आई, फिर मार्केट वहां से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो क्राइसिस नहीं आया जो 2003 से 8 के बीच तक उस शेयर्स का। तो हेवी डेट इज द प्रॉब्लम। अगर आप डेट लेंगे एज अ कंपनी, अगर 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 आपकी कंपनी डेट मैनेज नहीं कर पा रही है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन। टेलीकॉम में यूनिटेक ने बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन भी किया। जो डेवलपर, हमको लगता था कि भाई हम डेवलपर तो हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, बहुत ही नामी है, तो हम फंड रेज करते हैं, डेट रेज करते हैं, और जो अभी टेलीकॉम बूम आ रहा है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को फैला सके। जब रियल स्टेट स्लो डाउन आ गया लेमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से, या बोल सकते हैं उसके पहले से धीरे धीरे हाउसिंग बबल बस्ट हो गया था, धीरे धीरे क्राइसिस जब आया तो अब आपने जो उधार लिया था वो उधार आप पे नहीं कर पाए, और डाइवर्सिफिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन इतना ग्रोथ तो आपको दे नहीं रहा था, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू की वजह से वो कंपनी जो एक समय में इंडिया की बिगेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर थी वो धड़ाम से गिर गई। लास्ट में कंपनी को डिलिस्ट होना पड़ा। लेसन हमें क्या मिलता है यूनिटेक जैसी कंपनी से, कि भाई जितनी बड़ी सेक्टर हो, जितना ही बूमिंग सेक्टर हो, जरूरी नहीं है वो एक सक्सेसफुल कंपनी बने। क्योंकि देखिए जब बूम पीरियड आता है तो हर कोई बढ़ता है,
लेकिन गिरावट में जो समझ सके वही एक बेस्ट कंपनी और एक बेस्ट स्टॉक होता है। और आप उस गिरावट में याद रखिएगा, अगर अच्छे स्टॉक की गिरावट में आप उसको पकड़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक बुरा स्टॉक पीक से गिरते हुए पे अगर आप पकड़ने जाओगे और लास्ट में वो मिलेगा कि नहीं आपको, उसका कोई गारंटी नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक दैट वॉज द रियल एग्जाम्पल ऑफ रियल स्टेट। अब बहुतों का कहना होगा सर यूनिटेक में नहीं खरीदूंगा। ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि जितने भी कंपनीज हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ अप्रोच करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको एग्जांपल्स देंगे एक ऐसी कंपनी का जो आज है जिन्होंने पैसा बनाया। से कुछ लोगों का कहना होगा कि भाई डीएलएफ को देखो, आप डीएलएफ में अगर इन्वेस्ट किए होते आज से 20 साल पहले तो आज इतना पैसा बन जाता है। लेकिन द थिंग इज दैट कि जब डीएलएफ थी और जब रियल एस्टेट बूम था, उस समय यूनिटेक का जो दबदबा था वो कुछ और ही था कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये कंपनी, जहां हेवी इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी की तरफ थी। डीएलएफ का उतना नाम ही नहीं था, और था भी तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम ही लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा डूबता है। हर एक सेक्टर में एक बड़ी कंपनी होती है जो लीड करती है मार्केट को, और वो गिरती है सबसे पहले, और अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो फिर रिकवरी का टाइम नहीं रहता। सेकंड अगर हम बात करें कंपनी का, तो टेलीकॉम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस कम्युनिकेशन। एक समय में बोला यह जाता था कि भाई रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब भारत की सबसे वैल्यूएबल, मतलब रिलायंस ग्रुप जो अनिल अंबानी के अंदर आता था, जिसमें रिलायंस पावर था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो इंडिया की एक लीडिंग ग्रुप बनेगी, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर। याद रखिएगा उस वक्त का बात है जब एयरटेल था, एयरसेल था, लेकिन लीडिंग था रिलायंस कम्युनिकेशन। प्रॉपर्टी बंटवारे के बाद कम्युनिकेशन सेक्टर अनिल अंबानी जी को मिला, एंड रिलायंस वाज द लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। एक समय में इसका प्राइस 800 था, इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस 800 रुपए था, और लोगों ने एक भरपूर तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ये सोच के कि भाई टेलीकम्युनिकेशन बहुत ग्रो करेगा इंडिया में, पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, कंजम्पशन है, एंड इट विल बी अ वेरी गुड सक्सेस फॉर कंपनी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जब ग्रोथ आता है तो कंपनीज को लगता है ये ग्रोथ हमेशा रहेगी, तो कंपनी जाती है इवेंचुअली डेट के पास। हेवी डेट रेस किए गए, अग्रेसिवली एक्सपेंशन किया गया, टेलीकम्युनिकेशन में ही नहीं और भी बहुत सारी जगह। जब आपका मॉडल कैसा होगा, एक कैश काउ है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एक कैश काउ, हर कंपनी के पास एक कैश काउ होनी चाहिए। कैश काउ का मतलब क्या हो गया, कैसे कंपनी जो आपको पैसा कमा के दे, वो कैश काउ कंपनी है। उस कैश काउ के ऊपर आप डेट लेते हैं बहुत सारा बैंक से, उस डेट के पैसे को आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी कंपनीज जितनी भी है वो आपको पैसा तो नहीं दे रही, लेकिन उधार ले ली। जब तक इकोनॉमी अच्छा है, सब सही चल रहा है, उधार आपको मिल रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां क्राइसिस ऑकर करेगा, कोई इवेंट अगर मैक्रो हो गया ऐसा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, सेम रिलायंस के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन प्राइस वॉर शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो जियो के आने के बाद एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ, फ्री में जियो ने सिम बांटे, फिर 3G के बाद 4G नेटवर्क की रेस शुरू हो गई। आपने डेट ऑलरेडी इतना ले रखा था, डाइवर्सिफिकेशन इतना कर रखा था कि ये कंपनीज आपको प्रॉफिट नहीं दे रही थी। ए बी सी जिस भी कंपनीज ने रिलायंस ने पैसा लगाया था, उनका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा था, और आपने उधार पे इनको लगा दिया। अब आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, बैंक को लोन भी चुकाना है, कंपनी आपकी ग्रोथ दे नहीं पा रही है। 800 रुपए का शेयर धीरे धीरे गिरते 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 करीब करीब 12 13 15 रुपए के करीब आ गया। कुछ 5 सालों में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी ये वेल्थ जनरेट करके इन्वेस्टर्स को नहीं दे पाया। अगर किसी ने सन 2005 मान लीजिए या 2006 में अगर पैसा किसी ने लगाया होगा, तो 2026 में वो रिलायंस में पैसा गवा कर ही बैठा है। अगर आपने 2006 में पैसा लगाया था, आज 2026 में रिलायंस कम्युनिकेशन में आपका पैसा नहीं बनेगा, चाहे वो पैसा कितना ही आपने क्यों ना लगा। लेसन ये मिलता है हमें रिलायंस कम्युनिकेशन से कि भाई कंपनी जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो कोलैप्स कर जाएगी अगर कंपटीशन एक्सप्लोड कर जाए, अब मैनेज नहीं कर पाए कंपटीशन, और डेट अगर बहुत ज्यादा हो तो। ये दो एग्जांपल्स है दो बड़ी कंपनी का। अब उस समय एयरटेल भी था, भाई एयरटेल में पैसा लगा के पैसे बनते हैं, जरूर बनते, क्यों नहीं बनते, लेकिन जो फोबिया होता है ना, वो फोबिया खींचता है लोगों को अपनी तरफ। जैसे अगर आप अभी देखेंगे, अगर मैं अभी आपको बताऊं कि फूड डिलीवरी बिजनेस है, तो आप किस में लगाना चाहेंगे पैसा, जोमेटो में कि स्विगी में?
तो 10 में से मैं आपको बताता हूं 7 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं जोमेटो में पैसा लगाऊंगा, स्विगी में नहीं लगाऊंगा। फोबिया, लोगों को खींचता है वो कंपनी अपनी तरफ कि हाँ भाई जोमेटो एक लीडिंग ब्रांड है, उसका बहुत सारा बिजनेस मॉडल अच्छा चल रहा है, तो हमें लगता है कि जोमेटो ही पैसा बना के देगा। लेकिन जरूरी नहीं है आने वाले 20 सालों में ऐसा हो। तो पैसा वो 3 लोग ही लगाते हैं, और वो 3 ही कमा पाते हैं जो उस फोबिया से हटकर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है दैट इज वीआई, जो अभी भी है, वोडाफोन, जो आइडिया के साथ मर्ज हो गई। एक समय में मतलब इंडिया में अगर आप बात करें तो ऐसा सिनेरियो था कि अगर आप एक आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप प्लेन से जा रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, वोडाफोन का नेटवर्क हमेशा आपके फोन में रहेगा। मतलब वोडाफोन का नेटवर्क हमेशा आपके फोन में रहेगा, किसी भी सिम को आप यूज कर लो, लेकिन वोडाफोन का जो नेटवर्क है वो हमेशा आपके फोन में रहेगा। ये जो नेटवर्क है वो कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। कंपनी के साथ भी सेम ही फंडामेंटल्स हुए। कंपनी का फोकस 3G की तरफ बहुत ज्यादा था, उन्होंने 4G का सेटअप उतना तैयार किया नहीं, एंड कंपटीशन आ गया जियो से। जियो अपना 4G नेटवर्क लेके मार्केट में आ गया, फ्री सिम, जिसकी वजह से कंपनी लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाई। एक समय का बात है जब वोडाफोन आइडिया 200 रुपए के करीब था, 200 रुपीज का एक शेयर था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो 9 या 10 रुपए के करीब ही घूम रहा है बहुत समय से, जहां पर खूब ज्यादा लिक्विडिटी, कैपिटल, फंड मर्ज किए गए हैं, लेकिन जो ग्रोथ है कंपनी में दिखाई नहीं दे। कुछ रीजंस अगर वोडाफोन आइडिया के कोलैप्स करने का है तो वो ये, सबसे पहले एजीआर ड्यूज, गवर्नमेंट के एजीआर ड्यूज इन्होंने टाइम पर क्लियर नहीं किया, और ड्यूज पे इंटरेस्ट भी कवर अप हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका उधार बढ़ता गया। टेलीकम्युनिकेशन प्राइस वॉर, जो रिलायंस कम्युनिकेशन को झेलना पड़ा, वही इनके साथ भी प्रॉब्लम हुआ कि ये कोप अप नहीं कर पाए जियो से आने वाला कंपटीशन को, जो एयरटेल ने बहुत अच्छे से कोप किया। एंड कंपनी का ह्यूज डेट, बहुत ज्यादा डेट। अगर आप बात करेंगे तो आज के समय में जो शेयर है वो सिंगल डिजिट में खेल रहा है। ये पुराना चार्ट है आपकी तरफ, जो 3 रुपए के करीब गया था 2020 के करीब, जो आज 9 या 10 के करीब चल रहा है। लेसन क्या है? लेसन ये है कि रेगुलेटरी रिस्क। अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन जैसा कंपनी, मेरे हिसाब से कंपनी नहीं डूबती या इसका ये हाल नहीं होता अगर जियो नहीं आता तो। जियो आना अच्छा था, जियो जियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क ऐसा कि गवर्नमेंट या जो भी ऑथराइज बॉडी है कंट्री की, उसको सपोर्ट थोड़ा देना चाहिए था, बिकॉज फ्री में जो 4G सिम बांटा गया उसने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, जियो की सर्विसेज भी अच्छी थी, और वोडाफोन उस चीज को सरवाइव नहीं कर पाया। यहाँ भी बहुत ज्यादा वेल्थ लोगों का डिस्ट्रॉय हुआ, बहुत ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पर वोडाफोन आइडिया ने कुछ भी रिटर्न लोगों को बना के नहीं दिया। नेक्स्ट सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं, मतलब 2000.com बबल के बाद से ही फिर धीरे 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 2008 के पहले में, दैट वाज द कंपनी नेम एज सत्यम। मतलब सत्यम स्कैम हर कोई जानता है, अगर आप जाएंगे तो पास्ट हिस्ट्री आप इसकी पढ़ सकते हैं। मतलब एक समय में इंडिया का वन ऑफ दी मतलब लार्जेस्ट आईटी कंपनी, जैसे आज हम टीसीएस के बारे में बात करते हैं, आज हम बोलते हैं कि इंडिया में जो लार्जेस्ट आईटी कंपनी है वो टीसीएस है। आप बोल सकते हैं सत्यम वाज द टीसीएस ऑफ इंडिया इन 20s। एक समय में 500 रुपया का स्टॉक था 2009 के पहले, एक समय में 500 रुपए का स्टॉक था 2009 के पहले, एंड कंपनी एट लास्ट सिंगल डिजिट पे पहुंच गई। 6 रुपए में इसका स्टॉक कोलैप्स कर गया। लास्ट में महिंद्रा ने सत्यम को अक्वायर किया, टेक महिंद्रा ने सत्यम को अक्वायर किया। बी रामालिंगा राजू जो फाउंडर थे कंपनी के, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के, मतलब सत्यम के फंड को, याद रखिएगा सत्यम कंपनी के फंड को उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, बुक्स में फ्रॉड किया, एंड इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा इसमें डूबा। मतलब आप मान लीजिए 100 इन्वेस्टर अगर हैं तो 90 ऐसे थे जो सत्यम में इन्वेस्टमेंट करके थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा। सत्यम का जो हाइप था उस वक्त बहुत ज्यादा था। लेटर टेक महिंद्रा ने उसको रेस्क्यू किया, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बोला।
एंड इन्होंने खुद से कन्फेस किया था कि इन्होंने बुक्स में फ्रॉड किए हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड हुए हैं, और ये न्यूज बाहर आते ही पूरा का पूरा मार्केट इसको नेगेटिव लिया एंड सत्यम के शेयर्स में बहुत ज्यादा पिटाई हुई एंड शेयर्स कंपनी का जमीन की तरफ आके गिर गया। कंपनी चाहे जितनी बड़ी हो, याद रखिएगा अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हमेशा याद रखना है जब भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फ्रॉड फेक अकाउंटिंग कंपनी को डुबा देगी और शेयर होल्डर के पैसे भी डूब जाएंगे। 2000 के वक्त में ये जो सिनेरियो था ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छा था। लेकिन आज के समय में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना है, बिकॉज आपको नहीं पता मैनेजमेंट कब बदलता है। आज आप जिस मैनेजमेंट को देख के पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, हो सकता है 5 साल बाद वो मैनेजमेंट ना रहे। जैसे कि एक रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूं टाटा का। टाटा में जो एथिक्स टाटा फॉलो करता था, मेरे हिसाब से, ये मेरा खुद का पर्सनल सजेशन है, जो एथिक्स रतन टाटा जी फॉलो करते थे, जो मोरल्स उन्होंने फ्रेम किए थे कंपनी के लिए, मुझे शक है कि आने वाले 5 से 6 साल या 10 सालों में वो सेम मोरल और एथिक्स कंपनी के मैनेजमेंट फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। तो हो सकता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहे, हो सकता है ना भी रहे। मैनेजमेंट चेंज वेरी फास्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी अगर स्ट्रगल करती है तो उसका इंपैक्ट शेयर होल्डर्स के ऊपर भी आएगा। सो जो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सुज़लोन। आज भी ये बहुत फेवरेट स्टॉक है लोगों का। आज के समय भी अगर आप देखेंगे सुज़लोन करीब 40 से 50 रुपीस के रेंज में घूमता है और ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की जो शुरुआत हुई ना, जब लोगों को 2008 से ही समझ में आने लगा भाई रिन्यूएबल एनर्जी, कोल यूज नहीं होगा, पेट्रोल यूज नहीं होगा, डीजल यूज होगा, लोग तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करेंगे, ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी का बात करें या सोलर पैनल्स का बात करें, तो भाई उस समय से ही सुज़लोन एनर्जीज अवेलेबल है। सुज़लोन ने बहुत फायदा उठाया है ग्रीन एनर्जी बूम का। इसको फ्यूचर का ग्लोबल जाइंट माना जाता था, आज भी माना जाता है। आज भी बहुतों का विश्वास है कि यह पैसा बना के लोगों को देगा। 2008 के वक्त 400 रुपया का ये स्टॉक था, जो एक समय 5 रुपया तक गिर गया था। 5 रुपया तक गिर गया था, बहुत ही गंदा 5 रुपया तक गिर गया था। ये गिरते 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 नीचे की तरफ आया। 2020 के बाद जब एक बुल फेज आया, लोगों ने पैसा लगाया, तो ये थोड़ा उठा और आज ये 40 से 50 रुपए की तरफ चल रहा है और ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ फोकस ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हुआ। ग्रोथ के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा उधार लिया है, डेट क्राइसिस, जो कुछ लोन इन्होंने चुकाया है इनके हिसाब से, और करेंसी एक्सपोजर। ग्रोथ बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के, याद रखिएगा, कंपनीज को डिस्ट्रॉय करती है। यू शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट। धीरे धीरे पैसे को डाइल्यूट करना इन अ सेंस जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2008 में पैसे लगाए होते 400 रुपए के हिसाब से सुज़लोन में, तो आज आपका रिटर्न नेगेटिव ही रहता, बिकॉज 40-50 रुपए में कोई पैसा बनने वाला नहीं है अगर 20 साल का आपका सिनेरियो रहा था तो। अगर आप देखेंगे सुज़लोन की तरह ही आज अभी के समय में तो बहुत सारी कंपनीज है जो सोलर पैनल्स बना रही हैं, जो बहुत ही ग्रोथफुल है, लोगों को लगता है पैसा बनेगा। जिनमें से कुछ स्टॉक्स अच्छे अच्छे जो लोगों को लगते हैं, जैसे वारी रिन्यूएबल्स हो गए, इनमें भी लोगों ने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं सेम चीज हाइक है कि वारी, हाँ हाइक, तो हाइक में लोग एंटर करते हैं, 3,500-4,000 का स्टॉक है, धीरे धीरे गिर के 2,000-2,500। अब 2,500 में भी आप एक्यूमुलेट करना फिर शुरू करते हैं, ये सोचकर कि भाई वो 4,000 गया था, 3,500 गया था, फ्यूचर रिन्यूएबल है तो यही चलेगा। हाइप सिर्फ एक बार क्रिएट होता है। हाइप की वजह से अगर कोई स्टॉक भागा है, वो नीचे अगर गिरेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, उधार कंपनी को बहुत ज्यादा है, आप जितनी एवरेजिंग कर लीजिए वो कंपनी का शेयर फिर वहां नहीं पहुंचने वाला। डाइवर्सिफाई करना अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत जरूरी है। देखना होगा आपको कि कहां आप अच्छा पैसा लगा सके।
ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि गिरते हुए बाजार में आप प्लीज उन स्टॉक्स को ना पकड़े जो ऑलरेडी आपको नुकसान दे चुके हैं, बल्कि उन सस्ते स्टॉक्स की तरफ मूव करिए जो अच्छे हैं और आपको पैसा बनाकर देंगे आने वाले 10, 15, 20 साल में। उसके बाद फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल्स में एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक था, इसका नाम था DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगर हम बात करें तो हमारे जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स थे इंडिया में, राकेश झुंझुनवाला जी, उनका भी कुछ इन्वेस्टमेंट था इस कंपनी में। क्या था, कितना था वो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट उनका भी इसमें था। और 2017 में ₹650 का ये स्टॉक था और इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब NBFC का लीडिंग था ये। आज हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, लेकिन उस समय DHFL ही चलता था। DHFL वाज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी फॉर NBFCs। 2020 कोविड का वक्त या उसके थोड़ा पहले फाइनेंशियल इश्यूज कंपनी में पता चला, जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बहुत सारा फंड डाइल्यूट किया और एक फाइनेंशियल स्कैम की तरफ कंपनी ने सारे शेयर होल्डर्स को धकेल दिया। कंपनी का शेयर ₹10 के करीब करीब आके खड़ा हो गया। बहुत सारे लोन डिफॉल्ट किए कंपनी ने, फंड डाइवर्शन के एलिगेशन लगे कि कंपनी का फंड को बहुत सारी जगह डाइवर्सिफाई किया गया और प्रमोटर्स ने उस पैसे का लाभ और बेनिफिट उठाया। रियल स्टेट में इनका इतना एक्सपोजर था, ऐसा एक्सपोजर था कि सारा का सारा पैसा डिफॉल्ट हो गया। मतलब लोन दिया तो गया लेकिन वो लोन रिटर्न आया नहीं। एट लास्ट कंपनी को पिरामिड ग्रुप्स ने अक्वायर कर लिया, जो कि DHFL जाकर मर्ज हो गई पिरामिड से। लेसन यही है कि फाइनेंशियल कंपनीज बहुत जल्दी कोलैप्स करती है, याद रखिएगा, अगर हाई लेवरेज पर है तो। और अभी हम, अगर मेरी आप माने तो ये अगर ईरान, इजराइल और USA वॉर चलता है तो सबसे बड़ा प्रेशर हमारे फाइनेंशियल्स कंपनी पे ही आएगा, चाहे वो बैंक्स हो या NBFC हो। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद जितना उधार लोगों ने उठाया है बैंक से, NBFC से, मार्केट से, लोगों ने जितना डेट उठाया है वो इसी उम्मीद में उठाया है कि मैं कमाऊंगा, नौकरी रहेगी मेरी और मैं पैसा दूंगा और लोन चुकाऊंगा। और बैंक ने भी यही सोचकर पैसा लोगों को दिया है। जिस हिसाब से बैंक के डिपॉजिट्स घट रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग आज भी शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं कंजम्पशन कम करके, और जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कंजम्पशन और कम होगा, तो शायद एक मार्केट ऐसा बन सकेगा जहां पर लोगों ने जो लेवरेज लिया है, जो उधार लिया है, वो देने में उनको प्रॉब्लम आए और बैंक्स और NBFCs को उसका नुकसान उठाना पड़ सके। ये वीडियो कवर कर रहा था ये 6 स्टॉक्स के बारे में, जो एक समय के, आप बोल सकते हैं ये राजा स्टॉक्स थे अपने समय के, जिन पे लोगों ने खूब सारा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगाया, लेकिन लॉन्ग रन में जो रिटर्न आया लोगों के पास वो बहुत ही नेगेटिव आया। कुछ कंपनीज आज हैं, कहीं किसी में मर्ज हो चुकी हैं, कुछ नहीं है, और ज्यादातर जितना भी स्कैम्स या आप बोल सकते फाइनेंशियल फ्रॉडिंग होता है वो एक बुल मार्केट में ही होता है। बेयर में सब कुछ बाहर आता है, लोगों के बहुत सारे पैसे डूबते हैं लॉन्ग रन के नाम पर, लोग पैसे लगाते रहते हैं एंड लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आता। इस वीडियो का मकसद यही था कि डाइवर्सिफिकेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, और मिथ में ना रहे कि खरीदो और रख दो पैसे तो बन जाएंगे। पैसे तभी बनेंगे जब आप होशियार बनेंगे, अपने वेल्थ को मैनेज करेंगे, और अगर खुद ना मैनेज कर सके तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे जो आपके फंड को प्रॉपर्ली मैनेज करे और वो ये मिस्टेक्स ना करें। ट्रेस करते रहिए अपना म्यूचुअल फंड, देखते रहिए वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं और कहीं वो तो फोबिया में नहीं जा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।